नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ये प्रयास, ये कोशिश रहती है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है, और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर एक युवा देश, युवा केंद्र शासित प्रदेश है और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है। और ऐसे में युवाओं की जो एस्पिरेशंस है उसको एड्रेस करने का प्रयास सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो हालात चल रहे थे, कहीं ना कहीं युवा उससे प्रभावित हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, एक हीलिंग टच देने के लिए प्रयास सरकार करती रहती है। इस कड़ी में पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ दो खबरें आई हैं, खासकर युवाओं की रिक्रूटमेंट को लेकर। सबसे पहले जम्मू कश्मीर बैंक की अगर बात करें तो बेशक 2018 में विवादों के घेरे में जो चयन प्रक्रिया थी उसको अमेंड करने का प्रयास किया जा रहा है। एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी का जिक्र किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक रिक्रूटमेंट 2020 का जिक्र किया गया, जिसमें 1850 वैकेंसीज, 350 वैकेंसीज पीओज के लिए, 1500 वैकेंसीज बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए। उसके बाद सरकार की तरफ से स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की नोटिफिकेशन की गई थी, खासकर क्लास 4 के लिए। और रोहित कंसल साहब की तरफ से कहा गया था कि 10,000 वैकेंसी आएंगी, और उस कड़ी में 7,052 वैकेंसीज का ऐलान क्लास 4 का किया जा चुका है और नोटिफिकेशन भी जारी की जा चुकी है। और ये नोटिफिकेशन एसएसआरबी को दे जा चुकी है और इसकी बाइफ्रिकेशन यूटी कैडर, डिविजनल कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर पर इसको डिवाइड किया गया है। बेशक युवाओं के लिए खुशी की बात है कि एक चयन प्रक्रिया या फिर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसी आज सामने आई है, लेकिन मोटे तौर पर अगर बात करें, जो इसके अंदर इनहेरिट चीज़ें नज़र आती हैं, एसआरओ 202 की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। एक तरफ खुशी का समाचार, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो दुविधा, जो कंसर्न युवाओं का है। यहाँ से अगर आगे की बात करें तो किस प्रकार युवाओं के एक्सप्रेशन को सही ढंग से एड्रेस करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा सकता है, यही आज की सीधी बात है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है, जिनका तारुफ आप सबसे करा दूँ। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के पूर्व एमएलसी श्री विक्रम रंधावा जी बैठे हैं। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन, फॉर्मर एमएलसी रविंदर शर्मा जी। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर साहब बैठे हुए हैं। और इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन, पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत। रंधावा साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, एक अच्छे नोट पे अगर बात करें तो 10,000 वैकेंसीज का जिक्र किया गया था और उसमें से लगभग 7,000 की बात दे दी जा चुकी है सर्विस सिलेक्शन रिक्रूटमेंट बोर्ड को। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए विवेक जी, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी स्टेप ऐसा जो पब्लिक ओरिएंटेड हो, जो जनता की भावनाओं के साथ जुड़ा हो और जिससे जनता के अंदर एक सकारात्मक सोच बने, उसका वेलकम करना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी क्योंकि यहाँ पिछले 2 सवा 2 साल से एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पहले राज्यपाल शासन था, अब एलजी का एडमिनिस्ट्रेशन है, और किसी न किसी तरीके से समाज के अंदर एक ऐसी वातावरण स्थिति बनाने के गवर्नमेंट जो है पीपल फेवरेबल पॉलिसीज़ लाना चाहती है, ऐसा प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से भी पिछले दिनों घोषणा हुई कि 10,000 पोस्टें जो हैं वो क्रिएट करके और नौजवानों की भर्ती का एक रास्ता खोला है, मुझे लगता है बड़ा वेलकम स्टेप है। जैसे आपने भी बताया कि 7,052 उसमें 4th क्लास के लिए पोस्टें हैं और बड़ा अच्छा पे स्केल भी है और बड़ा सरल तरीका भी है उस पर ट्रैक पे चलने का, और JKSSRB को इन्होंने रेफ़र भी कर दिया है। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं वार फुटिंग पे चल रही है कि जो एक लोगों के अंदर जिंक्स बनता जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट, खासकर नौजवानों के अंदर एक ऐसा सोच बनती जा रही थी कि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हमारे बारे में सोच नहीं रही है, उस तरफ एक ये पॉजिटिव स्टेप है। अलबत्ता आने वाले दिनों में देखते हैं जैसे भी ये होता है। और विशेष करके मैं कहूँगा JNK बैंक ने जो कदम उठाया है, 350 POs और 1500 बैंकिंग एसोसिएट्स का इमीडिएटली कॉल की है, और लगभग लग रहा है कि 20 जून से उनकी फॉर्म्स वगैरह भरने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा वेलकम स्टेप है और इसको पॉजिटिव नोट में ज़रूर लेना चाहिए। खास करके मैं उन नौजवानों को आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, विशेष करके जिन्होंने 2018 में अप्लाई भी किया, कुछ शॉर्ट लिस्ट भी हुए, कारण कुछ भी हो सकता है कि वो आगे थ्रू नहीं हो पाया, लेकिन इसमें और भी इन्होंने सरल एक तरीका रखा है कि जो बच्चे उसमें क्वालिफाई भी कर गए थे, वो जो शॉर्ट लिस्ट हो गए थे या जिन्होंने फॉर्म भी भरा था,
दे नीड नॉट टू फिल फॉर्म अगेन, उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, और लोग भर सकते हैं। और जैसे आपने कहा है कि कोई भी ऐसा स्टेप जब पब्लिक ओरिएंटेड सोच के साथ हो तो उसका वेलकम करना चाहिए। तो बीइंग ए जम्मूआइट मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिपेंसीज कोई ना कोई उसमें रहेंगी, कोई कमियाँ रहेंगी भी, और उसको भी दूर करने के लिए एक काम होता ही है, कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे ही। पर अलबत्ता जो अभी ये लगता है 10,000 पोस्टें ये और 1850 पोस्टें जो जे बैंक ने निकाली हैं, ये बड़ा वेलकम स्टेप है। रविंद्र जी, क्या कहेंगे? एक तरफ हम युवाओं की बात कर रहे हैं क्योंकि भारत देश युवा है, आबादी का बेशतर हिस्सा युवा है, जम्मू कश्मीर में भी युवा हैं। उनकी एस्पिरेशन को क्या इन 2 नोटिफिकेशन से एड्रेस किया जा सकता है? देखिए विवेक जी, जो पिछले कुछ अरसे से जम्मू कश्मीर में स्थिति युवाओं की है, बहुत निराशाजनक है। आपने देखा कि जेके बैंक की आप बात करें, 2018 में उसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था जून में, जब गवर्नर सत्यपाल मलिक यहाँ पे गवर्नर थे। जी। आज हम 2020 जून में हैं, 2 साल मुकम्मल हो गए उस नोटिफिकेशन, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बच्चों ने तैयारी की, बच्चों ने इंटरेस्ट दिया। एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर के जो बैंकिंग सिलेक्शंस करती हैं उसने टेस्ट कंडक्ट करवाए, और बड़ा डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है, और रिजल्ट के इंतज़ार में थे, और रिजल्ट को यकायक बगैर किसी को बताए क्या वजह है, आज भी लोगों को पता नहीं कि क्यों उस सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैश कर दिया गया, अवार्ड कर दिया गया और युवाओं के साथ मजाक कर दिया गया। इनके ही गवर्नर साहब कहते हैं जम्मू के युवा ज़्यादा थे, तो शायद वो वजह होगी, वो तो इनको बतानी चाहिए। जम्मू के हों, कश्मीर के हों, युवा मेरिट पे आए, मेरिट लिस्ट तो अभी भी उनके पास है, वो सिलेक्शन गवर्नर रूल में हुई, और उस ऑर्गेनाइजेशन के पास रिजल्ट शीट होगी, क्यों नहीं उसको निकाला गया? आप युवाओं के साथ हर बार मजाक कर रहे हैं। पिछले जब से सरकार में ये रहे, जहाँ तो उन्होंने कहा भाई भतीजाबाद हुआ, वो तो मैं नहीं बोल रहा, गवर्नर साहब ने बोला कि पहले जो बैंक में लगे उन्होंने कहा कि 2 पार्टियां जिनका गठबंधन था उनके भाई भतीजाबाद से लगे, इसलिए 582 आदमी मैंने और लगा दिए, वो निकाले नहीं। लेकिन उन्होंने कहा बहुत बड़ी बात, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं। और आज जिस तरह से मुझे बड़ा अफसोस भी है और हैरानगी भी है कि रूलिंग पार्टी, आज तो केंद्र की सरकार है जम्मू कश्मीर, झूठी है, लेकिन जो भी ऑर्डर निकलता है वो युवाओं के हित के खिलाफ निकलता है। यहाँ के नुमाइंदे दिल्ली भी हैं, यहाँ भी हैं, भरपूर समर्थन लोगों ने दिया, होल हार्टेड सपोर्ट मैंडेट, मैं ये कहूँगा। और उसके बाद नतीजा ये कि एक के बाद एक ऑर्डर। आप देखिए कि पहला जो हुआ कि यहाँ 25 साल से बच्चों को जो सिविल सर्विसेज है 5 साल की रिलैक्सेशन थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि हालात जहाँ खराब है। आज भी आतंकवाद का चरम सीमा, अब 2G से 4G नहीं जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि हालात बहुत खराब है, और आपने कहा कि हालात ठीक हो गए, अब ये 5 साल की रिलैक्सेशन बच्चों को जरूरत नहीं। जो तैयारी करके बैठे थे उनकी आवाज़ कोई नहीं, मनमर्जी है, कर दिया। ओपोजिशन बोलती है, बोलती रहे, इनको कोई परवाह नहीं। इनके वोटर हो, अगर सवाल उठाएं तो जो इनको जवाब ट्विटर पे मिलता है वो भी लोगों ने देखा, मैं इशारा नहीं करता, सत्ता में बैठे लोग। फिर आ दीजिए, आपने डोमिसाइल पे ही धोखा किया। पहले एक ऑर्डर निकाला कि क्लास 4 या लेवल 4 तक जम्मू कश्मीर के युवा जो हैं वो रहेंगे, बाकी हम देश भर से लाएंगे। अमलगमेशन हो गई, इंटीग्रेशन हो गई, और जम्मू कश्मीर जो है वो हिस्सा बन गया, इसलिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को वो भी तोहफा दिया। बड़ा शोर हुआ, अपोजिशन ने भी किया, युवाओं ने किया, सब ने किया। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, कहा कि अब ये मीठी गोली आ गई कि अब क्लास लेवल 4 नहीं, तमाम जो वो डोमिसाइल होंगे। लेकिन डोमिसाइल कौन होंगे? पिछली चर्चा में हर्ष जी और मैं उसमें थे, आपने लिया कि डोमिसाइल शायद जम्मू कश्मीर के युवा अभी यही समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदे उसमें डोमिसाइल है, लेकिन 3 कैटेगरी उसमें ऐसी हैं जिनका कोई संबंध यहाँ नहीं। 15 साल जो किसी भी तरीके से यहाँ आया, रहा, काम किया, बिजनेस की, और आज उसके पास कोई भी सबूत है, कोई कागज़ है, वो तहसीलदार सर्टिफिकेट लेगा
और उसके बच्चे कहीं भी पढ़े हों वो एलिजिबल हो जाएंगे। जेके बैंक की इसीलिए की क्योंकि उसमें तमाम बड़े बड़े लोगों के बच्चे होंगे, पीओ लगेंगे, बैंकिंग एसोसिएट्स में होंगे, सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या बाकी तमाम सेंट्रल सर्विसेज की यहाँ के 10 साल माँ या बाप ने पूरे कर लिए हैं किसी भी दौर में, बच्चे कहीं भी पढ़े हो देश में, उनके लिए मैंडेटरी नहीं है जम्मू कश्मीर पढ़े हो, वो हमारे बच्चों से कम्पीट करेंगे। और तीसरा 7 साल वाला, उसमें भी धोखा है, उसमें भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को कितने बड़े आप कंपटीशन में, और आपने कहा था कि ज़मीन और नौकरी में कोई आपको असर नहीं पड़ेगा 370 तोड़ने के बाद। तीसरी बात, अब आगे क्लास 4, इसमें जो आपने बनाया है, अब आपने SRO 202, जितना मर्जी बच्चे चिल्लाएं, इनकी ही देन है, 2015 का वो कानून है, 2015 से लेकर के चल रहा है, तमाम किस्म के प्रोटेस्ट हुए, तमाम किस्म की रिक्वेस्ट हुई, लेकिन कोई असर नहीं। मेरे ख्याल से अगर बाहर इनको पूछेंगे, रंधावा साहब को, ये भी शायद कहेंगे कि बिल्कुल हटना चाहिए, लेकिन बोल नहीं सकते और इनकी मजबूरी है, और कोई पूछता नहीं ना बोलता है। और उसके साथ आपने क्लास 4 में अब कर दिया कि डोमिसाइल, वो भी जो 3 कैटेगरी मैंने कही, वो कहीं भी रहते हैं वो बनाएंगे, अप्लाई करेंगे और क्लास 4 के लिए भी अप्लाई करेंगे। और उसके साथ साथ आपने कहा कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि पीछे जब कानून अमेंड हुआ था तो हमारी सरकार, हमने शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व रखा था कि शेड्यूल कास्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनको रिजर्वेशन है, उनका हक महफूज रखा था। लेकिन 5 नंबर आपने रख लिए, डिवीजन वाले को दे देंगे, 10 नंबर आप डिस्ट्रिक्ट वाले को, होम डिस्ट्रिक्ट वाले को दे देंगे। लेकिन जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, रजौरी, पुंछ, एस्पाट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, इवन बनीली के इधर आप अर्जी का रामनगर, ये सारे जो एरियाज़ हैं, कुपवाड़ा, बारामूला, उनमें जो एडवांस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, उनके कंपटीशन में वो टेस्ट 10 नंबर 5 नंबर उनको क्या करेंगे। तो लोकल जो यूथ है, जो चपरासी की पोस्ट के लिए, इसमें किसी ने सोचा नहीं, पूछा नहीं। तो ये तमाम चीज़ें युवाओं के खिलाफ हुई हैं। ये युवा विरोधी सरकार है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक। और तमाम जो है, इन्होंने जो बच्चे कंट्रैक्चर लगाए, प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पूरी तनख्वाह दे, किसी को निकाले मत। और आपकी गवर्नमेंट खुद यहाँ पे आपने देखा कि कोरोना वॉरियर्स मेडिकल के कठुआ, जौहरी, सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनको निकाल दिया। आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में 5-5 साल से जो लोग काम कर रहे थे कंट्रैक्चुअल, 5 साल के बाद आप किसी को निकालते हैं कि आप नकारा हैं, आप चाहिए नहीं, उसको उम्मीद जगती है। तो इस किस्म की हायरी एंड फायरी पॉलिसीज है। जो कंट्रैक्चुअल लेक्चर लगते थे हायर एजुकेशन या एजुकेशन में, एजुकेशन मंत्री भी साहब का यहाँ पे, वो एक एकेडमिक अरेंजमेंट चलता था, आपने उनको भी नीड बेस्ड कर दिया। कितनी मैं और बातें, आपके पास समय नहीं होगा, मैं बताऊंगा दूसरे दौर में कि और भी ऐसी बातें हैं। पीएचई लैंड के जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, एक सर्कुलर में देखा, उन्होंने कहा नहीं जी आपके 5 साल के बच्चे चाहिए, जिन्होंने ज़मीन दी है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएचई का ट्यूबवेल, आपके सारे वहाँ खड़े, उनकी तनख्वाह नहीं निकलती इस कोविड के दौरान। तो किस किस्म की सरकार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। रविंद्र जी, कई चीज़ों का आपने खुलासा किया और आपने कहा कि विदेश सिंगल स्ट्रोक जेके बैंक की रिक्रूटमेंट क्रैश कर दी गई, ख़त्म कर दी गई। इस वक्त SRO 202 इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। SRO 202 के हवाले से अगर बात करें, जो अभी स्पेशल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली गई है, इसमें 5 मार्क्स उन लोगों को भी दिए जा रहे हैं जो पिछले 5 साल से एज ए डेली वेजर्स काम कर रहे हैं। उनमें से कहीं 10th पास भी नहीं होंगे। क्या उनके साथ एक ग्रेव इनजस्टिस नहीं है? कुल मिलाकर क्या कहेंगे? आज की इस डिस्कशन में जो आपने मुद्दे रखे हैं बड़े युवाओं के मतलब हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करें। 5 अगस्त 2019 के बाद महाराजा गुलाब सिंह की जो रियासत है, महाराजा गुलाब सिंह की रूह जो है वो तड़फ रही होगी कि मेरी इस रियासत का हुआ क्या। कौन कौन से इशू को आप डिस्कस करोगे, कौन सी चीज़ है जिसको आप लेके कहोगे कि ये अच्छी हुई और ये अच्छी नहीं हुई। जम्मू हो, कश्मीर हो, इवन लद्दाख हो,
नौजवान भी परेशान है, मस्तूरात परेशान हैं और सारा समाज परेशान है। झूठ की भी कोई हद होती है। ये कहा गया 5 अगस्त के बाद कि जनाब आप तो ठाला ठीक है। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, जो रविंदर जी ने बातें की हैं मैं उनको रिपीट नहीं करूँगा। एक कमीज़ में अगर एक चाक कहीं फट जाए तो उसको सिया जाता है। जब उस कमीज़ को तार तार किया जाए तो कहाँ से सियोगे? ये बदकिस्मती की बात है। 5 अगस्त के बाद एक तबका था जो सोचता था कि जनाब, यहाँ डोगरी में एक कहावत है कि बहू का गुमान तोड़ने के लिए, बहू का घमंड तोड़ने के लिए माँ बेटे को कुर्बान कर देती। वही सरकार ने किया। ये मैं कोडेड वर्ड्स में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो एजेंडा था, ये जो चल रहा है, इससे तबाही हो रही है। नौजवान परेशान हैं, फेलियर है, हर जगह फेलियर है। ये रंधावा साहब से अब मैं क्या बात करूँ। रंधावा साहब ने अपनी बताई कि ये हमने किया, वो किया। वो लोग गायब हैं जो जब 2014 में हुकूमत बनी तो जो वादे किए गए लोगों के साथ वो गायब हैं। आज कहाँ हैं वो? तो यहाँ भी नहीं बोलते, उधर भी नहीं कहीं बोलते। आज उनसे पूछा जाए कि 2014 से लेकर 2020 तक कौन सी चीज़ है जो जम्मू कश्मीर में हुई? अब क्या होगा? कुदरत का करिश्मा है कि जितनी ये खराबी हुई है, जितनी ये मिसमैनेजमेंट हुआ है, ये अब कोरोना के खाते में जाएगा। आप अगर कहीं पूछोगे, कहीं जनाब कोरोना था ना, खराब हो गया। नौजवान परेशान है, इंतज़ार कर रहा था कि 5 अगस्त के बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो जनाब मेरे लिए हो जाएगा। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने, जो गवर्नर साहब थे, उसने कहा जी 50,000 नौकरी तो आ रही है। तो नौजवान गिनना शुरू हो गए। और रविंदर जी ने बैंक का कहा। हैरान है लोग, नौजवान हैरान है कि भाई खुद ही सिलेक्शन की प्रोसेस भी खुद ही ख़त्म किया और आज तक वो फिलअप नहीं हो रहा है, कोई उसका सिस्टम नहीं शुरू हुआ। डोमोसाइल फ्रॉड है। किस फ्रॉड को आप डिस्कस करोगे? मेरी एक राय है कि एक पॉइंट को लेके एक दिन डिस्कस करो और लोगों को भी बुलाओ। मगर मुझे डर है कि जब आप डिस्कस करोगे तो कल वो बंद ना कर दें यहाँ आना भी। ये डेमोक्रेसी ऐसी हो गई है कि मुंह पे पट्टी बांधो, हाथ पाँव बांध के रखो, उसके बाद कहो तुम आज़ाद हो, बोलो। ये है नहीं? अगर नहीं है तो आप कहिए। हर एक चीज़ है, समझ रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? डर पैदा किया गया। नौजवान आज पढ़ा लिखा है, बेवकूफ़ नहीं है। जिन लोगों ने एब्सोल्यूट पावर के नशे में ये सारी चीज़ें की हैं, विवेक जी आने वाला वक्त बताएगा वो नौजवान कैसे बिहेव करेगा। आपने अमेरिका की मिसाल देखी परसों, देखा कैसे हुआ। एक आर्मी के जनरल ने उसको कहा शट योर माउथ, शट योर माउथ। ट्रंप साहब को वक्त आया, लोग आजकल जो मीडिया का इस्तेमाल करेंगे वो सड़क पे पकड़ के लिंचिंग करेंगे, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब लोगों का कोरोना में एक वीडियो चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी फंक्शन में कहा है कि ये जो पैदल चलने वाले हैं, ये जहाज़ में बड़े बड़े लोग ही क्यों चल रहे हैं? उनको तो दौड़ा दौड़ा के मारा मजदूरों को। वो वीडियो भी चल रही है आजकल। लेकिन उस वीडियो को भी इन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 GB पे पैदल चलाया। 5 अगस्त के बाद वो पैदल चल रहा है। आज मैं समझता हूँ कि नौजवान तबके के साथ फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड। डोमोसाइल में ये गवर्नमेंट नहीं है। मैं इस गवर्नमेंट को तस्वीर मैं समझता हूँ नहीं ये गवर्नमेंट है। ये अफसरों की गवर्नमेंट है, बाबुओं की गवर्नमेंट है। चाहे वो उधर के हैं चाहे इधर के हैं, हर ज़माने में जब इस तरह के लोग होते हैं वो मनमानी करते हैं, कौन किसी को पूछता है? पहले भी होता था, गवर्नर रूल होता था, बुद्धिजीवी लोगों को बुलाया जाता था, उनसे मशवरा किया जाता था। उसके बाद आपने देखा नहीं, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का ऑर्डर निकाला, ये गवर्नमेंट है। ऑर्डर निकाला और दूसरे दिन शायद एक दिन ऑर्डर निकाला, दूसरे दिन विड्रॉ कर लिया और उसके बाद महीने के बाद फिर निकाला। किस दिन ये ठीक थे? मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर लोग, मैं नौजवानों को अपील कर रहा हूँ कि वो सामने आएँ, वो अपने अपने फोरम में डिस्कस करें
डेमोक्रेसी में यही एक चीज़ है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन मुझे डर है कि शायद ये बोलना भी बंद हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कई चीज़ों का आपने खुलासा किया, हर चीज तस्वीर हमारे सामने है, मुद्दे आप जानते हैं, क्या कहें? विवेक जी, आज आपने जो डिस्कशन रखी हुई है वो यूथ के ऊपर है, और जो नए कानून बने हुए हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स जो 2020 के हाल ही में सरकार द्वारा अनाउंस किए गए हैं, उनके ऊपर चर्चा है। मुझे लगता है कि हमें नौजवानों के बारे में ही बात करनी चाहिए। अगर हम आगे पीछे बात करेंगे तो हम भी जस्टिस नहीं करेंगे उन नौजवानों के साथ, बिल्कुल, उन नौजवानों के साथ जिनके साथ किसी ने जस्टिस नहीं किया। 2014 का यहाँ हवाला दिया, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जब 2014 के इलेक्शन हुए, ये कहा गया था कि यूथ का एम्पावरमेंट होगा। मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा किया, और 5 साल में यह कहा गया कि 10 करोड़ नौजवानों को मुलाजमत दी जाएगी। ये उन्होंने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान हिंदुस्तान के नौजवानों के साथ एक वादा किया था, जो सारे मीडिया में भी आया और सबने देखा भी और सुना भी। हम सोचते थे ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अगर 10 करोड़ नौजवानों को 5 साल में भर्ती होगा। कभी कभी तो हम ये सोचते थे विवेक जी कि 10 करोड़ तो नौजवान है ही नहीं नौकरी मांगने वाला, तो 10 करोड़ नौकरियां जब ये देंगे तो कहीं बुजुर्गों को दोबारा भर्ती तो नहीं कर देंगे मोदी जी। ये भी ख्याल हमारे मन में आता था, लेकिन जब करने की बारी आई तो नौकरियां तो हमने कहीं नहीं देखी। अलबत्ता रिट्रेंचमेंट बेहिसाब हुई, कितने नौजवानों को नौकरियों से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नौजवानों के साथ जो हुकूमत इंसाफ नहीं कर सकती है, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ बहुत महंगा पड़ सकता है। किसी भी सरकार को मैं ये कहना चाहता हूं, इट कुड लीड टू अर्थ शेकिंग कॉन्सिक्वेंसेस। नौजवानों का गुस्सा आज अपनी चरम सीमा के ऊपर है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हैं हम नौजवानों के साथ, मुझे बताइए। क्या हुआ 6 सालों में? कितनी भर्तियां हुई 2014 के बाद यहां? और अगर हुई भी तो कितना जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए कितने डिपार्टमेंट्स में भर्तियां हुई? और जहां हुई, जिस डिपार्टमेंट में हुई, जम्मू प्रांत के नौजवानों का हिस्सा 5-6% से ज्यादा किसमें मिला? मुझे बताइए कितने लोगों को आपने पहले भर्ती किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नजर नहीं आते कि कहीं भर्ती किया हो। अलबत्ता जो रिट्रेंचमेंट जम्मू कश्मीर में भी हुई, जिन नौजवानों को बाहर निकाला गया, उनकी गिनती तो आप टिप्स के ऊपर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक का आपने हवाला दिया, सिलेक्शन की सारा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया। 1,45,000 नौजवानों से आपने फॉर्म लिए, फिर कहा लिस्ट आज निकल रही है, कल निकल रही है, आज निकल रही है, कल निकल रही है। फिर जब निकालने की बारी आई तो एक बयान आता है कि इसमें जम्मू के ज्यादा युवा आ रहे हैं, और उस लिस्ट को क्वैश कर दिया जाता है। इतिहास में पहली बार सुना कि एक ट्रांसपेरेंसी से हुई सिलेक्शन, जिसको सब मानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो एजेंसी ये भर्तियां कर रही थी, वो अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जानी जाती है, लेकिन वजह सिर्फ ये J&K बैंक का ये हाल हुआ। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आपने जो SRO 24 के तहत, प्रोसीजर के तहत लगाए गए थे, उनको बाहर निकाल दिया। आपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे नौजवानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स जो हैं, कोरोना के वक्त में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने साक्षर भारत मिशन के तहत 5,000 नौजवानों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने समागरा के तहत सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर जो लगाए हुए थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। आपने डेली वेजेस के साथ जो सलूक किया, वो भी आपको मालूम है, बाहर भी निकाला और वेजेस से भी महरूम रखा। आपने 15,000 के करीब हेल्थ डिपार्टमेंट में फार्मेसी की ट्रेनिंग दी यहां के नौजवानों को, जो
स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा दी गई थी, और बाद में कहा अब ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन गई, अब आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, आपको लाइसेंसेस इशू नहीं होगा। अब कर क्या रहे हैं मुझे बताइए। और ऊपर से आपने कहा रंधावा जी के कोई अच्छी बात हो उसका स्वागत करना। उसको सराहना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात तो हो, हो ना, उसकी अच्छी बात- बात तो हो। आपने कहा 10,000 भर्तियां, मैं कहता हूं कि पिछले 6 सालों में आप देख लीजिए लोग लगे ही नहीं, और 50,000 भर्तियों की बात आपके नेताओं ने की थी, कहा था नई क्रिएट करेंगे। ये 50,000 नौकरियां नई क्रिएट करने की बात हुई थी, और 50,000 के करीब तो 6 सालों में खाली पड़ी हैं। यानी 1 लाख नौजवानों को भर्ती देने का स्कोप आपके पास है, लेकिन कर कितने रहे हैं? आप कह रहे हैं 10,000, और तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह कितनी होगी? मिनिमम ऑफ द स्केल ऑफ पे। आप कह रहे हैं बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो आपने कानून निकाला है रिक्रूटमेंट रूल्स 2020 के, वो भर्तियां SRO 202 के माध्यम से होंगी। उनको ना तो कोई डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना कोई एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगी, ना उनको HRA मिलेगा, ना उनको CCA मिलेगा। 1/3 या 1/4 वेतन के ऊपर जब आप नौजवानों को भर्ती करेंगे तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। अब आप कहते हैं कि आपको शाबाशी भी इस बात की देनी चाहिए। इतना बड़ा अन्याय मुझे लगता है कि कोई नहीं कर सकता। हाँ, आपकी हुकूमत जो है वो इसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ज्यादती, एक बहुत बड़ा इनजस्टिस यहां के नौजवानों के साथ होगा। और नौजवानों के साथ इनजस्टिस, मैंने कहा, किसी भी डिस्पेंसेशन को बहुत महंगा पड़ सकता है। आपने जिस तरीके से उनके वेतन का विवेक जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलिए 10,000, 1 लाख में से 10,000, लेकिन वेतन आप कितना दे रहे हैं? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक जैसा काम करने वालों को अलग अलग वेतन नहीं दिया जा सकता है। दिस अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेटिव एनस्लेवमेंट। दिस इज द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट, द टॉप कोर्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन मुसीबत यह है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात भी मानने के लिए यहां तक, हम तो किसी को समझते ही कुछ नहीं। कोई ना कोई बहाना बनाकर हम कोर्ट के आदेशों की भी धज्जियां उड़ा देते हैं। संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। संविधान में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर बड़े बड़े आप दावे करते हैं हमने जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, अच्छी बात है, हम कहते हैं होना चाहिए पूरे तरीके से, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? इक्वालिटी। That's the cardinal principle of Indian Constitution. Equal pay for equal work. Are you not defying that provision of the Indian Constitution? आपने हिंदुस्तान का आयन लागू किया होगा, लेकिन कागजों में। It needs to be implemented in letter and spirit, not only in letter. ये मैं एक पैगाम देना चाहता हूं आपके माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी, इस सरकार को और दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों को जो बेरोजगार नौजवानों को जिन्होंने अपने साथ चलाया इलेक्शन के अंदर, उनका इस्तेमाल किया, उनसे वोट हासिल किए और उसके बाद उनको अपने रहमो करम के ऊपर छोड़ दिया, उनके साथ एक बद्दा मजाक किया, जो आने वाले वक्त में बहुत भयानक और बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। ये मैं कॉशन करना चाहता हूं इस सरकार को और केंद्र सरकार को। रंधावा जी, कई चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, क्या कहेंगे? सबके जवाब में आपसे विवेक जी, मैं अपने साथी पैनलिस्ट की पीड़ा को बखूबी समझ सकता हूँ। 60-70 वर्ष सत्ता में रहे हो तो फिर जकदम अपोजिशन में जब आ जाए तो फिर वो ज़्यादा देर सहम नहीं हो पाता है, तो फिर वो नून में नुक्ते वाली बात होती है, वो निकालना होता है। बड़ा अच्छा एक पहलू भी छूने का प्रयास हुआ कि 2014 में जब सत्ता में आए तो कितने वादे किए गए, और जैसे हरदेव जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का प्रयास, और 5 साल में अगर 10 करोड़ नौकरियां जो है वो देनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं इनसे सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी ने घोषणाएं भी की, और मुझे लगता है कि किसी से छुपा नहीं है 2014 से लेकर 2019 के बीच में हमारी केंद्र की सरकार ने जो किया उसका नतीजा हमने 2019 में देखा है। देश की जनता ने और बढ़िया बहुमत दिया। अगर देश की जनता हमसे नाराज होती कि आपने 5 साल हमें सिर्फ जुमले सुनाए, आपने धोखा दिया, आप सत्ता के लायक नहीं हो, तो हम 19 में भाई साहब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी
300 प्लस सीटें और सुकड़ा ही साफ हो गया। वो घर बैठे नहीं हुआ, पब्लिक ने वोट डाला ना, इन्हीं नौजवानों ने वोट डाला। मीडिया और का भारी कमाल तादाद है, में- मीडिया का कमाल। मीडिया थोड़ी वोट डालती है, वोट तो पब्लिक डालने जाती है, कहाँ मीडिया वोट डालती है। लेकिन बदकिस्मती है, क्योंकि नहीं भरम नहीं है, ये आपको 2024 में भी बताएंगे। बिल्कुल, वो तैयारी जब ये करके 400 रखिए। का आंकड़ा पार करेंगे 2024 में भी बताएंगे। लेकिन यकीनन है, सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये लोग अब अपोजिशन में आ चुके हैं और आने वाले जल्दी समय में लगता भी नहीं है केंद्र में या किसी भी प्रदेश सरकार में, विशेष करके अब यहाँ जब भी सरकार गठन होने का कोई रास्ता बनता है, डिलिमिटेशन के बाद क्या होता है, जम्मू कश्मीर ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जातियों का खमियाजा भुगता है, चाहे वो नौजवान रहे हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप रहा हो, चाहे वो किसी भी खित्ते को ले लो। इन लोगों 2-3 घरों तक सारी राजनीति सीमित हो जाती थी, चाहे वो गांधी खानदान, चाहे नेहरू खानदान, चाहे अब्दुल्ला खानदान या मुफ्ती खानदान। आज उनके विराम लग गया है, अब रास्ते सारे बंद हो गए हैं। केंद्र में सरकार वो आ गई है जो लोगों की भावनाओं को समझती है। आप वहाँ थे महबूबा जी के साथ, उस दिन तो आपने कभी नहीं नहीं, बात- महबूबा जी के साथ बिल्कुल हम ठीक है, बिल्कुल ठीक थे। जो महबूबा जी के साथ हाँ, ज्यादा वो उस दिन मुफ्ती नहीं था। पब्लिक का जो वर्डिक्ट था उसको ऑनर करना बहुत जरूरी था। मैंने कहा क्योंकि उस दिन लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया, उसको- जम्मू से बीजेपी को जिताया, श्रीनगर से पीडीपी को जिताया। बाद में क्या हुआ? लोगों को तो सरकार चाहिए थी। मैंने कहा बाद और में क्या हमने- हुआ? बाद जब में तक क्या हुआ? हमें रहा कि ये सरकार ठीक से हम चला रहे हैं, हम सरकार में है, हमने ठीक है, नहीं तो हमने महबूबा जी को बाहर का रास्ता दिखाया। वो हमने दिखाया, वो किसी और ने नहीं दिखाया। लेकिन मैं आपको विवेक जी ये यकीनन दिला सकता हूँ कि जम्मू के नौजवान के साथ, कश्मीर के नौजवान के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी भी धक्का नहीं होने देगी। हम सरकार में रहे या नहीं रहे, हमने इस बात की परवाह नहीं की। हम चाहते तो ये 2018 जून के बाद भी सरकार आगे चल सकती थी, लेकिन केंद्र ने भी महसूस किया कि यहाँ पर डोमिनेंस वन वे होती जा रही है और ये ऐसी सरकार में हमें रहने का कोई तुक नहीं बनता और हम सरकार से बाहर आए। अलबत्ता अब आने वाले दिनों में देखिएगा, यहाँ तक JNK बैन की रिक्रूटमेंट की बात चली है, रविंदर जी ने भी बात छेड़ी है। ये सबको पता है कि जब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, यहाँ सरकार नहीं थी, राज्यपाल शासन था। पूरा प्रोसेस जब चला, जब तक ये लिस्ट बाइंड अप हुई, राज्यपाल शासन ही यहाँ पे रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी हुई इसमें जाकर, उसको क्यों खमियाजा भुगतना पड़े? करने वाले कोई, लाने वाले कोई, वो ठीक है, वो किसके टैक्स में कहा होगा। हमारा गवर्नर भी हमारा बंदा है। हमारा बंदा है, अब आपका उन्होंने- आपका प्रेसिडेंट उन्होंने इज ऑन जिसके टैक्स रिकॉर्ड। में कहा, राज्यपाल जो होता है वो सबका अपना होता है, हाँ, वो अपना किसी का था। बेगाना थोड़ी होता है। फिर आज तो आप ही उसमें इसीलिए- गलत नहीं कहा उन्होंने, इसीलिए आपसे वो ठीक पूछ कहा रहे तो कि राज्यपाल जी हमारे अपने अपने हैं, हैं। जम्मू कश्मीर के हैं और सबकी बात सुन के चलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन के आए हैं। लेकिन मैं आपको विवेक जी यकीनन दिलाना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हर लड़ाई उनकी, हम जम्मू से लेके दिल्ली तक बात करते हैं और कहीं पर भी जहां लगे कि जम्मू का नौजवान इग्नोर हो रहा होगा, वो उसके साथ लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जाएगी। बाकी केंद्र में आप देख रहे हैं वर्तमान में जिस तरीके से परिस्थितियां पूरे देश में बनी है, आज देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि देश का मजबूत प्रधानमंत्री था तो ये स्थितियां संभाल ली। आज अगर वो प्रधानमंत्री होते जो आज्ञा लेके चलते हैं, आज यहाँ लाशों के ढेर लगे होने थे, आज यहाँ तबाही होनी थी। आप कल्पना कीजिए 25 मार्च 2020 से पहले, 2020 से पहले एक भी PPE किट इस देश में नहीं बनती थी, एक भी N95 मास्क इस देश में नहीं बनता था। आज 2 लाख PPE किट बनती है। कोरोना उस आज वक्त नहीं 2 आया। लाख PPE N95 मास्क जो है देश में रोज उसका उत्पादन हो रहा है। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि हम उन लोगों के हाथ में हैं जिनको देश के लोगों की चिंता है। बाकी आने वाले दिनों में देखिएगा, कोरोना आपने लाया इसलिए कुछ जरूरत अभी पड़ी। डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है। अलबत्ता आने वाले दिनों में जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, नौजवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के आखिर दम तक खड़ी रहेगी। नौजवानों से कंधे से कंधा मिला के आगे तक भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। रविंदर जी, देखिए, लगता तो नहीं, दावा जी हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन अक्सर इन्होंने भी सीख लिया कि ये ओपोजिशन का मजाक नहीं है, ये सत्ता का नशा है। आप युवाओं के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, आप युवाओं को ये ताना दे रहे हैं, आप युवाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कोई सियासी मुद्दे पे नहीं बैठेंगे, डिलिमिटेशन पे भी बात करेंगे और करेंगे बात, आज नहीं, रोहिंग्या पे भी करेंगे। आपके बाकी जितने सियासी मुद्दे, उसी झाड़ू से आप हार्ड कम्युनिटी बनाना चाहते हो कि युवाओं को कि सोचो मत। आपने ख्वाब दिखाए और वो ख्वाब दिखाने के बाद ख्वाब चकनाचूर नहीं हुए, बल्कि उनका मजाक भी उड़ा रहे। हम जो करेंगे, वोट भी लेंगे,
ये आपका स्लोगन है कि गलत भी करेंगे, विचार भी नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे भी नहीं, और हमें फिर भी शायद इस चीज़ का डर नहीं कि हम 24 में भी आएंगे। तो अगर युवा और लोग जो फैसला करेंगे, हम उनका हाथ नहीं बांध सकते राजनीति में, लेकिन हम युवाओं के जो लोगों के मसले लेकर के उभारते हैं। अभी भी मीडिया के साथी हमें कहते हैं कि आप काम कर रहे हो, बार बार उनका शिकायत यह है कि ओपोजिशन क्यों नहीं नजर आ रही। जिस हालात में हम ओपोजिशन काम कर रहे हैं वो शायद इसको महसूस नहीं करते, लेकिन उनकी शिकायत ठीक है, क्योंकि लोग हमसे ज़्यादा तवक्को करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कहते हैं हम टस से मस नहीं होंगे। तमाम युवा विरोधी फैसले जो हमने गिने इससे ज़्यादा है। मुझे बताइए कि क्यों नहीं। आप 35 साल से यहाँ मिलिटेंसी को सारी सरकारों ने क्रश किया, एलिमिनेट किया। 70 मिलिटेंट रह गए थे 2014 में, ऑन रिकॉर्ड है उस वक्त के सिक्योरिटी एक्सपर्ट। लेकिन आज मिलिटेंसी अगर बढ़ी है तो जिम्मेवार क्या है? और आप कहते हैं कि 2G को बढ़ा नहीं सकते, खतरा है। युवाओं को कहते हैं, अगर कोई मांगता है तो मजाक उड़ाते हैं उसका। आपके मंत्री उड़ाते हैं, आपके लीडर उड़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े। रंधावा जी का काम मुश्किल है, मैं इनको गुंजाइश दूंगा हमारे छोटे भाई से। लेकिन ये भी समझती, आपने कंट्रेक्चुअल इलेक्शंस को कहा, ये सरकार आपको पक्का नहीं कर सकी। 2014 में 61,000 लोग आइडेंटिफाई हुए, कैबिनेट कमेटी की फैसला हुआ कि इनको रेगुलाइज करना है। उनका ऑर्डर निकलना था, लेकिन गवर्नर एनएन वोरा ने एक कोशिश की, प्रयास किया। मुझे खुद उन्होंने कहा कि 10,000 और बढ़ गए जब तक मैं एक्साइज करता, और हम सुनते 1,05,000 हो गए वो इनकी सरकार में। 1994 से लेकर के 2014 तक अगर 61,000 लगे, 1,11,000 हो गए थे। उसके बाद 1,11,000 हो गए। वो मुझे बताइए 50,000 कैसे भर्ती किए? आपके अपने बंदा गवर्नर ने कहा कि भाई भतीजा बात बीजेपी पीडीपी ने किया और जेके बैंक में। आपने ठीक फरमाया, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है जेके बैंक की, ये गवर्नर रूल में हुई थी। इनको मौका नहीं मिला भाई भतीजा लगाने का, इसलिए सिलेक्शन क्रैश होगी। क्योंकि पिछली सिलेक्शन में आपके पास मौका था। सरकार आप कहते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं? ये जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो आपके ड्राइंग रूम में बेचारे आके बैठे होते हैं। वो सरकार तो आपकी है, यूनियन टेरिटरी रंधावा जी। यूनियन टेरिटरी का मतलब है डायरेक्ट सेंट्रल रूल। वैसे भी गवर्नर रूल, प्रेसिडेंट रूल, सेंट्रल रूल होता है। और सेंटर में कौन है? आप तो शाम को चाहें तो रात को मिल सकते हैं, सुबह चाहें तो 5 बजे मिल सकते हैं किसी भी बड़ी अथॉरिटी को। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि पिछले 4 महीने से 5 महीने से हमने 6 बार लिखा होगा एलजी साहब को। इजाज़त नहीं मिली उनको कहीं किसी क्वार्टर से कि अपोजिशन की पार्टी 135 साल पार्टी का, हमने कहा हमको 100 इख्तलाफात हैं हम सरकार के साथ सब चीज़ों पे, लेकिन विधिवत तरीके से हमने ऑन रिकॉर्ड लिखा। आप ओपोजिशन में सवाल खड़ा करते हैं, और वो लोग जो कल परसों बनते हैं उनको बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट मिलती है। कौन सा ब्यूरोक्रेट आपका अफसर, आपकी इजाज़त नहीं है उनको कि ओपोजिशन का टेलीफोन उठाओ, मिलो या कहीं अपॉइंटमेंट दे दो। कभी ऐसा होता है जमहूरियत के अंदर कि आप ओपोजिशन की पार्टीज को अपॉइंटमेंट मांगने के बाद 6-6 महीने टाइम ना दो, बोलने की इजाज़त ना दो, प्रोटेस्ट करो? तो हर्ष जी मेरे पड़ोसी है, रोज मैं देखता हूँ, पता लगता है तो बाहर पुलिस खड़ी होती है। मैं कहता हूँ क्या हो रहा है? हर्ष जी ने कहीं पुतला बनाया होता है या कहीं बात करनी होती है, आ जाते हैं, चाहे हम पार्टी अलग ना हो। लेकिन मैं देखता हूँ ये भी होता है कि अकेला आदमी प्रोटेस्ट करता है, उसके लिए भी पुलिस घेर लेती है। भीम सिंह जी 80 साल के बुजुर्ग आदमी, उन्होंने एक दिन कहा, और मैं और मेरा एक साथी हम गए पुलिस, भाई ये क्या कर रहे हो? वो एयरपोर्ट वहां से निकले, उनको 4 बजे फिर फ्लाइट पकड़नी थी। आपकी ये सरकार है, हम रोज तमाशा देखते हैं। हमारी बात तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो 60 साल 60 महीने आपने मांगे थे, कांग्रेस को देखिए, और कौन सी पार्टी को आपने इजाजत दी? और फिर आप सियासी बात करते हैं, जिनको कहा कि ये लूट खा गए, ये बाप बेटी बाप बेटा, आप तो सबके पीछे घूमते, सरकार बनाई, और इसके बाद 2 एमएलए की पार्टी को आप मुख्यमंत्री बनाने के लिए चिट्ठी दी थी आप। इसलिए मत करिए सियासी बात, शरारत करेंगे और उसका जवाब भी हम देंगे। लेकिन आपने तमाम जो फैसले किए हैं,
कहाँ आपका कंज्यूमर कमीशन आम आदमी के लिए, कहाँ आरटीआई कमीशन, जाओ दिल्ली अपील करो। और आप कहते हैं हमने बहुत बड़ा इंटीग्रेशन कर दी, लोगों को फायदा हो गया। और ये चीज़ें आपकी जो है, मैं कहता हूँ अभी भी आप जो है वो सोच में आइए, लोगों की आवाज़ सुनिए, युवाओं की सुनिए, और ये चीज़ें अमेंड करिए, रिवोक करिए 202। आप टोल प्लाजा पे टोल प्लाजा लगे तो कहाँ गए वो आपके नेता जो कहते थे आप उखाड़ के फेंके, उखाड़ के फेंका था? आज क्यों नहीं उखाड़ के फेंकने की हिम्मत आई? आपकी सरकार है भाई, जाइए डेपुटेशन लेकर के गडकरी साहब को कहिए हमारी नाक रखिए। तो इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो जनता के खिलाफ हो रही है। मैं बाकी मुद्दों की तरफ नहीं बढ़ रहा, लेकिन इन चीज़ों का जम्मू कश्मीर को, खासकर जम्मू के युवाओं को जिनको आप मुबारक दे रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। हर्ष जी, मैं एक दोबारा पे आना चाहूँगा युवाओं की बात के अलावा। अगर हम, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि जम्मू का युवा हमेशा डिस्क्रिमिनेटेड रहा है, चाहे हम एर्शवाइल जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जब पदार्पण कर चुके हैं, लेकिन उसके अलावा जम्मू के लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं। टोल प्लाजा की अगर बात करें, उसके साथ साथ हम जो पीडीडी की जो प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें, जहाँ जो डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को सफोकेटेड महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ओवरऑल अगर हम देखें नौजवानों के अलावा भी, तो जम्मू तो हमेशा ही डिस्क्रिमिनेटेड रहा है, और पिछले 6 वर्षों में तो पूरे तरीके से मार्जिनलाइज हम लोग हुए हैं। ये बात आपको तस्लीम करनी पड़ेगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी एक पार्टी से वाबस्ता हूँ और सरकार दूसरी पार्टी की है। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर मैं ये बताऊं, और सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। देखिए, जो सरकार में होगा उसको ही जवाब देना है। अगर आप कहेंगे जनाब जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में ये हुआ, जैसे आप कहते हैं इंदिरा जी के टाइम में ये हो गया, फलां लीडर के टाइम में ये हो गया, आज आपकी सरकार है और आपने जम्मू से 25 सीटें हासिल की थी, मेंबर पार्लियामेंट की सीटें आपने हासिल की, और मुद्दा आपका ये था कि जम्मू को इंसाफ दिया जाएगा, जस्टिस दिया जाएगा। आज मुझे बताइए कि कौन सा एक मसला बता दीजिए जो जम्मू का आपने एड्रेस किया, जस्ट वन इशू। धारा 300 मुझे बताइए नहीं, मैं आता हूं, अगर आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा, उसमें मौका मिलेगा। हो सकती है। आप देखिए, आपने कहा मुलाजमत में जम्मू के नौजवानों को हम जो है उनका ड्यू शेयर देंगे, और आज तक जितना भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ हुआ है उसके लिए भी कंपनसेट करेंगे। कंपनसेट तो छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे मैंने कहा, क्या ये बात सही नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में जितनी भी लिस्टें निकली हैं उनमें नॉमिनल सा हिस्सा जम्मू प्रांत को मिलता रहा है, बहुत मार्जिनल हिस्सा मिलता रहा है, चाहे वो लेक्चरर्स की लिस्ट हो, प्रोफेसर्स की लिस्ट हो, असिस्टेंट सर्जन्स की लिस्ट हो। ऐसा भी हमने देखा है कि 28 की लिस्ट निकली, 27 कश्मीर से जूनियर सीनियर असिस्टेंट, 1 जम्मू से, ऐसा भी हमने देखा हुआ है। लेक तवी का लेक था, आप बड़े उसके ऊपर सीना ठोक के कहते थे कि ये एक टूरिज्म का बहुत बड़ा स्पॉट बनेगा। जब से आप आए तब से उसका काम ठप पड़ा हुआ है आर्टिफिशियल लेक का। जो मुबारक मंडी है, केबल कार का प्रोजेक्ट है, उसका हाशिर देख लीजिए आप। आपके आने के बाद 10% भी उसके ऊपर काम नहीं हुआ। मुबारक मंडी हेरिटेज का देख लीजिए नक्शा क्या है। ये वादे आपने किए थे। एम्स लोगों ने यहां लड़के लिया, जम्मू के लोगों ने, माफ कीजिएगा, ये किसी सरकार की देन नहीं है। यहाँ बुजुर्ग माताएं बहनें, सिविल सोसाइटी सड़कों के ऊपर निकली कि हमें भी एम्स दीजिए। हालांकि हमारा एम्स जो है वो कश्मीर को ट्रांसफर किया गया था। हमने लड़ा, ठीक है, कश्मीर को आपने दिया, हमें भी दीजिए, और लिया। और 5 सालों से आज तक क्या हुआ उसमें? 5 बार उद्घाटन हुआ, फाउंडेशन स्टोन नहीं हुआ। जम्मू एम्स का काम शुरू हो चुका है, और आज देखिए आप जाके 5 सालों में क्या प्रोग्रेस है, वो तबेला ही लगता है अभी गाय भैंसों का। उसमें कुछ कार्रवाई जो है लॉकडाउन है, वो आपको दिखेगी। जम्मू को क्या मिला? कश्मीर में आपने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू की, हम कहते हैं अच्छी बात है, करिए। उनके एप्पल, उनके ऑर्चर्ड्स जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए। लेकिन जम्मू के फार्मर्स को आपने क्या दिया? कहा 600 रुपया पर केनाल के हिसाब से देंगे। किसको मिला? आज भी किसान कहते हैं हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, हमारी फसलें बर्बाद हुई। आपका भी तो वो एरिया है, मुझे बताइए, क्या ये सही नहीं है कि जो आरसपुरा का किसान है, जो आपके उस तरफ का एरिया का, सुचेतगढ़ का है, नेशनल लेवल पे जो बिश्नाह का है, जो विजयपुर का है, जो आरसपुरा सेक्टर का है, चंब का है, कितने बुरे हालात से किसान जो है गुजरा, 2-2, 3-3 फसलें बर्बाद हो गई। आपने उनके बारे में नहीं सोचा। और जिस तरीके से बाकी तमाम इश्यूज के ऊपर
आपने अगर किया है जम्मू के लिए, मैं कहता हूं आपकी एक देन जरूर है, वो है टोल प्लाजास। आपने जम्मू को टोल प्लाजा खुल के दिए हैं, कुछ दे दिए हैं और कुछ का ऐलान आपने कर दिया है, और उनकी फी भी लगातार आपने बढ़ोतरी जो है वो की है। और उसके अलावा आपका दूसरा तोहफा है कि 5G बाकी जगह चलाया जा रहा है अब, और हमें 2G में आपने पहुंचा दिया है। स्टोन एज की तरफ आप हमें ले जा रहे हैं जम्मू के लोगों को। अब खुद फैसला आप कर लीजिए कि आपने जम्मू के लोगों को दिया क्या है। बशीर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। 5 अगस्त 2019 के बाद मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा। मुझे याद है कि एक शिष्टमंडल ऑल जे एंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस का माननीय गृह मंत्री से मुलाकात करता है। तब 50,000 एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है और गृह मंत्री साहब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हर पंचायत से 5 लोगों को नौकरी मिलेगी। क्या कहेंगे? पहली चीज़ जो जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि सारा सिस्टम जो है, हर एक चीज़ को आप 370 के साथ जोड़ देते हैं कि जनाब हमने 370 तो ख़त्म किया। सारा फसाद ही ये वही था। कितने अरसे तक इसको ढोल बजाएंगे? ये जो आपने कहा कि 50,000 नौकरी, गृह मंत्री के साथ जब बात हुई, दिल्ली के अंदर लोग गए, वहाँ मतलब हर एक चीज़ जब झूठ पे मबनी हो और उस झूठ को साबित करने के लिए नेशनल लेवल के चैनल्स जब काम करें तो फिर कंफ्यूज हो जाता है आदमी के साथ किस को सही समझे। हरीश देव जी जब बात करें तो एक बात मुझे याद आई कि ये कहा जा रहा है कि 72 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ यही 6 सालों में हुआ, 7 सालों में हुआ। ये जो कह रहे हैं कि जनाब अब तो हमने हर एक चीज़ ख़त्म कर दी, अब नया इंडिया बनेगा, पूरे इंडिया को डिसमेंटल करके नया, जैसे लगता है अब तो भारत कि इस होने इंडिया में था ही हम कुछ भी नहीं। बोल रहे हैं। हर एक चीज़ को ये अपने सर चौथे साथ नंबर जोड़ना पे चाहते आ गए हैं। हम, अब कोविड झूठ में नया झूठ इंडिया की भी बनना। कोई हद होती है। प्राइम मिनिस्टर कितने गुजरे आज तक? हाँ, एक चीज़ है जो अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी को दी लोगों ने। और ठीक कहा इन्होंने कि 5 साल के बाद जब उनको मिला, उसके ऊपर भी जब कभी बहस करेंगे बताएंगे फिगर्स क्या हैं। लेकिन आप एक चीज़ तो बता दीजिए, नेशनल लेवल के ऊपर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे फ़ख्र से कि जनाब ये तो हमने किया इन 5 सालों में या 6 सालों में। नौजवानों के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही हो ना, आपने बुज़ुर्गों के साथ भी खिलवाड़ किया। मैं कहता हूँ कोई एक चीज़ तो बता दो, नेशनल लेवल पे बता दो, जम्मू कश्मीर में बता दो कि जनाब 370 तो हमने ख़त्म किया, अब हमने ये कर दिया। ये जो हरीश देव जी कह रहे हैं आप तो वापस धकेल रहे हैं, 2G के ऊपर आप वापस धकेल रहे हैं। कब तक? ऊपर से आप, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स कम्युनिटी वर्स्ट हिट है इस वक्त। ये लॉकडाउन के से पहले ही हालात ख़राब थे, बंद हैं स्कूल, 2G है, पढ़ नहीं सकते, कहते हैं जी ऑनलाइन पढ़ो। बनी में कहाँ ऑनलाइन है? किश्तवाड़ में कहाँ ऑनलाइन है? वहाँ क्या नाम है, दक्षिण बड़वा में? ज़रा जवाब दें। इनका कोई पॉलिसी क्लियर है ही नहीं। वो कहते हैं ना, गालिब दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। अच्छा, इस ख्याल को हम भी समझते हैं, चलो वक्त आएगा तो जवाब देंगे। मैंने आपको इब्तिदा में कहा कि नौजवान इतना एग्रीव्ड है, नौजवान इतना इस वक्त परेशान है कि वो सड़कों के ऊपर उतर आएगा। कब आएगा ये इंसान कोई कह नहीं सकता, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, फिर वो नौजवान खुद फैसला करते हैं। अल्लाह करे कि वो नौबत ना आए, और जो हुकूमत करने वाले हैं, जो वहाँ हैं, उनको भी थोड़ा सा अकल आए, जो यहाँ हैं उनको भी अकल आए, वो समझें, लोगों की आवाज़ को समझें, लोगों का चुप रहना उनकी कमज़ोरी मत समझें। मैं यहाँ नटशल जी, स्टूडेंट्स के बारे में जो इन्होंने बात कही है, बिल्कुल मैं इत्फाक करता हूँ कि जब आपने 2G कर दिया तो किस तरीके से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नए कंसेप्ट, आजकल तो ज़माना जो है वो पुराना टाइम नहीं रहा है, रोज़ाना नए कंसेप्ट आ रहे हैं, तो किस तरीके से वो सीखेंगे? किताबें जो हैं वो, वहाँ जो मटेरियल है वो ऑब्सोलीट हो चुका है, नई इनोवेशन चल रही है, तो क्या वजह है? एक भी कारण नहीं बताया जाता है। और रिमोट एरियाज में इतनी दिक्कत है स्टूडेंट को, रिमोट क्या हर जगह है। और इस वक्त जो ज़रूरत है, आप अब कहते हैं एग्ज़ाम के लिए हम कर रहे हैं, मुझे बताइए क्या आप स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके उनकी लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे जब आप उनको एग्ज़ाम के लिए इकट्ठा करेंगे कहीं भी? इस वक्त अगर पहले मास प्रमोशन होती रही है तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में ये मौका है जब सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मौका है कि इन स्टूडेंट्स को मास प्रमोशंस जो है वो दी जाए। और दूसरा जो है एजुकेटेड यूथ है। आप देखिए जो आज की तारीख में बैकडोर से लगे हुए कैंडिडेट अभी भी चल रहे हैं,
जिनकी निशानदेही गवर्नर महोदय ने की थी कि 3000 नौजवान जे बैंक में बैकडोर से लगाए गए हैं, वो चल रहे हैं। लेकिन जो रेगुलरली अपॉइंटेड थे, जो प्रोसीजर के तहत अपॉइंटेड थे, उनको आपने निकाल दिया, न केवल बैंक से बल्कि इन तमाम डिपार्टमेंट से जिनका मैंने जिक्र किया। बहुत दुख होता है हमें इस बात का जब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं आपके दौर में बूट पॉलिश करते हुए नजर आए। आपने भी सुना होगा, शायद देखा अगर नहीं होगा, बिल्कुल देखा। और अगर नहीं देखा होगा तो मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट बात होगी। वो कहते हैं ना, none is so blind as the one who will not see। एग्जैक्टली। जो अंधा, जो विजुअली एम्पेयर्ड है, उसको तो हम कहेंगे कुदरत की मार है, लेकिन जो आंखें होते हुए भी नहीं देखता ना, वो उसको हम मानते हैं कि सही मायने में वो अंधा है। और ये सरकार जो है, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है। ये एक अंधेर नगरी और चौपट राज वाला हिसाब जहां इस सरकार में चल रहा है, और इसकी तरफ मुझे लगता है कि अब आपको मुकम्मल ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में अब मीडिया भी सोच रहा है कि अगर आउट ऑफ द वे आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि करेगा तो वो लोग वही हाल करेंगे जैसे उस जनरल ने अमेरिका में ट्रंप का किया था। रविंद्र जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा बिल्कुल ब्रीफली। हम स्पेशल नोटिफिकेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं जिसको एसएसआरबी को दे दी है जीएडी ने। वहाँ पर जो डेली वेजर्स की अगर बात करें, क्या उनके साथ जस्टिस हो पाएगा? क्योंकि माना जा रहा है कि 10th और 12th इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम क्वालिफिकेशन। उनमें से बेशतर या तो ओवर एज हो चुके हैं या फिर उस क्वालिफिकेशन में आते नहीं हैं। क्या कहें? देखिए, बिल्कुल आपने जायज़ बात कही। ये बहुत बड़ा बेइंसाफी और धोखा है। आपने 2014 में उनको कहा कि होलसेल आपको पक्का किया जाएगा। मैंने जिक्र किया कि गवर्नर बोरा साहब ने कोशिश की एक एसआरओ निकालने का, हालांकि उनको मंजूर नहीं था, वो पूरा इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन किसी पटरी पे लाने का 6 साल में आपने उनको धोखा दे करके अब ये 5 मार्क्स के चक्कर में कौन डेली बेजर जो हैं नीड बेस्ड, अभी इसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं। कल कहेंगे कि ये डेली वेजर नहीं, वो डेली वेजर, नीड बेस्ड, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कैजुअल लेबर, कई किस्म की डेफिनेशन है। उसमें से कौन से वो लोग होंगे जिनको 5 मार्क्स मिलेंगे? फिर वो कोई, उनमें से कोई होंगे जो 10वीं पास होंगे, जो 18 साल से इनको खाना खिला रहे हैं डाक बंगलों में। आप जाइए देखिए, उनको तनख्वाह नहीं मिलती, वो डेली वेजर ही है। जो गाड़ी चला रहा है डीसी की, एसपी की, कमिश्नर की, वो 15 साल से, वो भी डेली वेजर, नीड बेस्ड कैजुअल वर्कर है। इसी तरह से जो आपको पानी पिला रहा है, ये मंत्री रहे हैं, लेकिन हमने देखा स्कीम बन जाती है, कोई प्रोविजन नहीं है कि लेबर ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाना है। उस वक्त जो है वो लोग लगाए जाते हैं, इतनी स्कीमें बनती है। मुझे बताइए कहाँ है आपका ह्यूमन रिसोर्स कंपोनेंट, इसमें कितनी भर्ती हुई? इसलिए वो लोग काम कर रहे थे। पीडीडी में कितने डेली वेजर्स जो हैं वो मर गए और उन लोगों को जान चली जाती है। आप इतने अनसिम्पैथेटिक हैं, और आज उनको 5 मार्क्स, इसका मतलब उनको पक्का नहीं कर रहे। उनको बता दिया गया कि आपको 5 मार्क्स। यही काम एसपीओ के साथ भी हुआ था कि आपको इतनी कोटा रख दिया भर्ती के लिए। और इसलिए डेली वेजर्स, एक तो पहले 10वीं पास ही नहीं होगा, बहुत कम होंगे, और फिर वो जो 10-10 साल से बेचारे काम कर रहे हैं वो कहाँ पड़े और वो कैसे कम्पीट करेंगे? ओवरेज हो गए होंगे, और ओवरेज भी हो गए। आपने एक और बात आपने याद कराई कि अगर आपने इतनी कैटेगरी आर्फन विडोज वो रखी है जो लास्ट चांस में है, ओवरेज कैंडिडेट, पहले वो भी कंसिडरेशन होती थी। आप रखिए, अच्छे पैमाने की अच्छी चीज़ का हम वेलकम करेंगे कि आपने कुछ चीज़ें उसमें रखी, उन कैटेगरीज के लिए होनी चाहिए। लेकिन ये डेली वेजेस के साथ ये मजाक जो है, ये बहुत बड़ा मजाक होगा। या तो उनके लिए आरक्षित करिए कि जो क्लास 4 में इतनी परसेंट जो है 25% जो डेली वेजर है वो पक्के होंगे। लेकिन आप जैसा देना चाहते हैं आप फिर भी नहीं पहुंचेंगे 2 करोड़ 1 लाख। लेकिन ये मैं कहूँगा कि तमाम एंटी यूथ जो फैसले हैं इनके, ये वाइट पेपर इशू करें, बताएं हमको कि 6 साल में कितना इंसाफ इन्होंने रीजनल किया, कितनी नौकरी दी, किस क्राइटेरिया से दी। एक चीज और भी जानना चाहूंगा, कश्मीर का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जम्मू के हर पोस्ट के लिए, लेकिन जम्मू वाला क्या अप्लाई कर पाए? नहीं, अप्लाई के लिए उन्होंने रखा कि एक सूबे का दूसरे सूबे में क्या कर सकता है। प्रैक्टिकलिटी की लेकिन हालात के मद्देनजर यहाँ से
आदमी सेक्रेटरीट जाने के लिए तैयार नहीं है कश्मीर श्रीनगर के कहाँ हालात। काम करेगा? आप कश्मीर कहते में भी वही हालात है। आप कहते हैं कि सिक्योरिटी कश्मीर वाला हालात, जम्मू तो कैसे जम्मू अप्लाई वाला करेगा? कश्मीर जवाहरलाल कैसे ठीक है। अप्लाई करेगा? अब तो ऑनलाइन जी, हो समय गया की सीमा। कॉमन वो एलिजिबिलिटी करेगा, टेस्ट जो एक है। डिस्ट्रिक्ट दूसरे जी, डिस्ट्रिक्ट जी। करेगा, विक्रम जी, मैं लेकिन आपकी तरफ आना चाहूंगा, दो तीन चीजें आपसे जानना चाहूंगा। एक तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से भी एक ट्वीट आया था कि ऑनलाइन उन्होंने कहा था कि Common पूरे eligibility सिस्टम test जो है बिल्कुल, online हो उसके जाएगा। उसके बाद बात जानना चाहूंगा। और एक चीज़ हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही ह्यूमन इशू है, SRO कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है युवाओं के साथ। भारतीय जनता पार्टी क्या इस पर, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, इसको कहीं ना कहीं रिव्यू करने की बात कहेगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर समीक्षा की है, तो और दिल्ली में भी बात हुई है कि अगर यहाँ पर लोगों को आहत हो रहा है तो इस पर रिव्यू होना चाहिए। लेकिन मैं अभी भाई साहब कह रहे थे कि कोई अचीवमेंट बताओ, मैंने कहा ना अचीवमेंटों ने ही 2019 में ही लाया था। अगर अचीवमेंट नहीं की होती तो 2019 में हम दोबारा नहीं आ सकते थे और बेहतर स्थिति में आए। फिर अगर धारा 370 को ये लोग मानते ही नहीं है कि वो अचीवमेंट है, क्योंकि पहले इन्हीं के आका कहते थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा ये 20 बार अगर प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं तो ये नहीं उखाड़ था। कांग्रेस खत्म हो जाएगी स्थिति से अगर ये धारा 370 ये उठाएंगे। कांग्रेस तो खत्म होने की कगार पे आई है। जिस तरह से फारूक आपने अब्दुल्ला तोड़ा- साहब ने कहा ये वो जितनी बारी मर्जी प्रधानमंत्री आ जाए धारा 370 नहीं हटाई जा सकती। अगर ये उसको अचीवमेंट नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, इनके दिल की बात है। लेकिन एक अचीवमेंट जो इतनी बड़ी हुई, हम सबकी करोड़ों की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसकी कभी कल्पना कर सकता था? कांग्रेसियों के रहते कभी इस मंदिर का निर्माण हो सकता था? चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, लेकिन वो रास्ता तो बना ना। अब जो किया है उसकी बात नहीं करनी है। जहाँ कोई कमजोरी रह गई है, क्योंकि अपोजिशन है, सत्ता से बाहर है और कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, तो वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अलबत्ता मैं आपको बताऊं, एसपीओस की बात करी अभी रविंदर जी ने, 6000 में एसपीओस लगे थे, आज वो 18,000 रुपया पे ले रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट समय रहते दिया ना, वो केंद्र सरकार ने दिया ना। 3,000 वो घर बैठे थोड़ी नहीं, अभी 18,000 ले रहे हैं आपकी SPOs। तनख्वाह कितनी थी जब एमएलसी बने थे? वो तो सबके साथ लागू अब हो यानी गया, कितनी थी? वो सबके साथ लागू हुआ। 12,000 से 1,60,000 हुआ है। बिल्कुल हुआ। और आज पेंशन इसलिए जितनी उसकी इतनी क्या तनख्वाह नहीं होती गिनती हो? थी सारे लेजिस्लेचर गरीब SPO की, की। आज आप जितनी पेंशन ले रहे हो 60,000 रुपए रविंदर जी हाँ, पेंशन ले बिल्कुल, रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो मुझे मैं लगता है कहता हूँ कि ये भी ना इंसाफी हर है। कैटेगरी की तो रिवीजन हुई। कहीं मैं ना ये नहीं कहीं कह रहा वास्तविकता कि हमारी ये है अगर पेंशन और ठीक साहब, तनख्वाह समय केंद्र की की सीमा है। सरकार जो है वो प्रो पीपल पॉलिसीज के साथ चल रही है। जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाने की तरफ जो कदम उठे हैं उसमें कहीं भी कमी नहीं आने देंगी। ये टोल की बात करते हैं, जब टोल के बारे में जब नेशनल हाईवे की स्कीम बनी थी, ये उसी वक्त में हो गया था, हर 44.5 किलोमीटर के बाद एक टोल होगा। अब लखनपुर से लेकर चंडीगढ़ तक जाइए, 6 वे नेशनल हाईवे बना हुआ है, बहुत शानदार रोड बनी हुई है और 435 रुपये वन वे टोल लगता है। आज तक आपने कभी पंजाब चंडीगढ़ के लोगों से सुना कि हमारे पर टोल ठोल दिया गया? अब क्यों? क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई नहीं है, तो टोल लगा दिया जी हमारे ऊपर। हमें व्यवस्था चाहिए, हमें 6 वे नेशनल हाईवे चाहिए, लेकिन हम टोल नहीं पे करेंगे क्योंकि हम टैक्स देने में विश्वास नहीं जब रखते। दूसरी सरकार मुझे का लगता आप है कि तोड़ते थे, नहीं, तब भी वो तो- उसमें रोड नहीं बनी थी। नहीं। जब सरोवर का विरोध हुआ था हाँ। तब ये रोड नहीं बनी हुई थी अरे और लखनपुर का टोल वाजिब था उस वक्त। अब लखनपुर का टोल हट चुका है, तो एक टोल तो कहीं ना कहीं बनता है। क्योंकि आप ये देखिए, बन के टोल से लेके ये 2-3 और लगाइए। ये लखनपुर वाला टोल जो है तकरीबन ये 90 किलोमीटर बनता है और बीच में एक टोल तो आना बनता था। पर मुझे लगता है कि विवेक जी, केंद्र की सरकार बड़ी बेहतरीन तरीके से इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी चला रही है। जहां जहां जम्मू कश्मीर के लोगों का मुझे लगता है कि नजरअंदाजी होगी, भारतीय जनता पार्टी उसका हर लेवल पे विरोध करेगी। लोग बात- एक टोल देने को, एक लास्ट बात मैं कहूंगा एक चीज पहले ऐड कि करना इन्होंने- चाहूंगा। लोग एक टोल देने को तैयार हैं, लेकिन जिस तरह तीन- सरोड में हो रहा है कि स्मार्ट चिप से भी पैसे कट रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं, तो एक सिंगल टोल है, सिंगल टोल है। जो कंप्लेंटें अगर कोई हमारे पास वायलेशन आ हुई रही है उसकी कंप्लेंट होनी कंप्लेंटें चाहिए। आ रही वो हैं, कंट्रैक्टर लगातार का पार्ट कंप्लेंटें है, आ वो रही गवर्नमेंट हैं। का पार्ट नहीं है। पुलिस- अगर कोई ऐसी वायलेशन हुई है उसका विरोध होना सरोड चाहिए। में हो रहा है। बिल्कुल ब्रीफली लखनपुर से यहाँ तक 30 सेकंड्स। कितने टोल हो जाएंगे और लगाइए, कोई नहीं होगा लेकिन जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका यही है कि आप राम जी का भजन करिए और क्या करके पकोड़े तलिए। नौजवानों के लिए ये संदेश है। 370 का हर जी राम हर जी हर जी समय की राम के लिए तैयार नहीं, मैं सीमा। क्या कर सकता हूं? जब अब जब आपकी आप तरह हर बात के display ऊपर करके ये वोट ले आते मिले। हैं कि 370 तोड़ा, हमने उसका सपोर्ट किया था और हम हमेशा कहते रहे ठीक है 370 हटना चाहिए, लेकिन उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलेगा। जो कानून वहाँ है, जो बाहर का कानून है, हिंदुस्तान का कानून है, उसको आप यहाँ लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? 202 आपने पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं, आपने यहाँ जम्मू कश्मीर में खास तौर पे ये लगा दिया। और हिंदुस्तान का आईन ये कहता है कि जैसे मैंने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलेगी, लेकिन यहाँ के नौजवानों को Equal work, आप equal जिस pay। तरीके से एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में एक इलेक्शन हो रही है और जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं हम कर नहीं सकते हैं।
2G से आपने यहाँ के लोगों को जो है वो उनके ऊपर थोपा हुआ है, 4G से आपने उनको महरूम कर दिया है। तो उस संविधान को जो 370 की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए था, वो कानून जो यहाँ लागू होने चाहिए थे, वो कानून आज भी यहाँ लागू नहीं हो रहे हैं और हम उनके बेनिफिट से जो हैं वो आज भी महरूम है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बेशक 5 अगस्त 2019 के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर बन चुका है, लेकिन जो आशाएं खासकर जम्मू के युवाओं को केंद्र से थी, उन आशाओं को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लोग युवा में आक्रोश काफ़ी है, खासकर जो 2 नई नोटिफिकेशन आई हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी इस कंसर्न को एड्रेस करने का प्रयास करेगी तो कहीं ना कहीं युवाओं में एक भावना, पॉजिटिव भावना जागृत होगी। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो SR 202 कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेटरी है जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और उसके साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार केंद्र सरकार जम्मू के युवाओं की जो भावना है उनको एड्रेस करने का प्रयास करेगी, रोजगार के अवसर देने का प्रयास करेगी, कोरोना के इस दौर में क्या एक नए विकल्प सरकार लेके सामने आएगी, ये देखने वाली बात है। विक्रम रंधावा जी, रविंद्र शर्मा जी, बशीर साहब और हर्षदेव सिंह जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।